नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 6। जान से मारने की धमकी किसने दी? किसी ने दी, किसी ने दिलवाई। दिल्ली शहर में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जिन्हें कि मैं कांटे की तरह खटकने लगा हूँ। तुमने मुगले आजम देखी है? उस अप्रत्याशित सवाल पर मैं हड़बड़ाया और सक पकाया सा उसका मुंह देखने लगा। देखी होगी, सबने देखी है तो तुमने भी देखी होगी। हम फिल्में नहीं देखते, लेकिन फिर भी देखी थी। उसके जिक्र की वजह सोचो, सूझ जाएगा। मैंने सच में कुछ क्षण अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर बोला, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आपको अपने बेटे के आशा भटनागर से ताल्लुकात की खबर थी और ताल्लुकात से आपकी मुखालफात का अंदाज भी मुगले आजम वाला था? जवाब में उसने केवल सहमति में सिर हिलाया। ओहो, तो आपकी फिक्र अपने बेटे की नहीं, खुद अपनी है। अनारकली को दीवार में चुनवाने की जगह आपने उसका खून करा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बेसब्रेपन से बोला। लेकिन ज़रा सोचो कि तुम्हारी गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश में अगर ये बात आम हो गई कि हम अपने बेटे की उस मामूली लड़की से आशिकी के खिलाफ थे, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? क्या बेहुदा, बेबुनियाद और गलत मतलब निकाला जाएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? कह सकते हैं, हम ही कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनारकली को अपनी मोहब्बत का सौदा मंजूर नहीं था। उसे लोहे के जंजीरों के बदले में सोने के जेवर मंजूर नहीं थे, इसलिए उसकी जिद का एक ही इलाज था, उसकी मौत। लेकिन ये बादशाह अकबर का ज़माना नहीं। आजकल दौलत के तराजू में थोक के भाव तुलती हैं अनारकलियाँ। ये आपका ख्याल है कि हम ख्याल पर अमल नहीं करते, एतबार पर अमल करते हैं, और हमारा एतबार उसी बात पर है जो कि हमने अभी बयान की। इसलिए उस रात को हम उसके घर गए थे। किस रात को? मैं चौंका। किसके घर गए? 17 अक्टूबर की रात को आशा भटनागर के घर गए। आप गए? हाँ, लेकिन बेकार गए। हमें पहुंचने में बस ज़रा सी देर हो गई। देर हो गई? हाँ, उस लड़की ने, आशा भटनागर ने, हमारी आंखों के सामने रिवॉल्वर की नाल को अपने मुंह में घुसेड़ा और घोड़ा खींच दिया। चैप्टर 3। मैं कनाट प्लेस गुजराल सन्स ज्वेलर्स के शोरूम में पहुंचा। मैं शोरूम के मालिक से मिला, उसे अपना परिचय दिया और बताया कि मैं क्या चाहता था। उसने बड़ी संजीदगी से मेरी बात सुनी। जवाब के लिए आशापूर्ण नेत्रों से मैंने उसकी तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं सर। वो अपने बाइफोकल्स में से मुझे घूरता हुआ बोला। क्या नहीं समझे? मैं झुंझलाए स्वर में बोला। क्यों नहीं समझे? मैंने फारसी बोली है। मैंने तुम्हें यह बताया है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और एक केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम्हारे शोरूम से मुश्किल से 100 गज दूर चांसलर क्लब है, जिसके संचालक भोजराज को तुम पड़ोस की वजह से नहीं जानते हो, तो इस वजह से ज़रूर जानते हो कि वो तुम्हारा कस्टमर है, तुमसे ज्वेलरी खरीदता है। मेरा सवाल किस ज्वेलरी के बाबत है, उसका मैंने नाम लिया है। मंगलसूत्र नाम है उस ज्वेलरी का। अब बोलो, क्या नहीं समझे तुम? आप ये कहते हैं कि मिस्टर भोजराज ने कोई मंगलसूत्र हमारे शोरूम से खरीदा था? हाँ, ये कहता हूँ, और ये पूछता हूँ कि कब खरीदा था। खरीद की तारीख कैश मेमो पर दर्ज होती है। मेरा जी चाहा कि मैं उसे गर्दन से पकड़ के पेंडुलम की तरह झुलाऊं, लेकिन मैं जब्त करके बोला, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना ऐसी अनोखी, ऐसी बारीक बात मुझे और कहाँ से मालूम होती? मैं समझा नहीं सर। अरे, अगर कैश मेमो उपलब्ध होती तो क्या मैं ये सवाल तुमसे करता? कैश मेमो नहीं है? नहीं है। होती तो मैं यहाँ आता। कहाँ गई? जहन्नुम में गई, और वहाँ से अब वो लौट नहीं सकती। जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या तुम अपने रिकॉर्ड में से उसकी डुप्लीकेट तलाश कर सकते हो? कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे तो पता नहीं कितना पीछे तक का रिकॉर्ड टटोलना पड़े। ज़्यादा पीछे तक नहीं टटोलना पड़ेगा, सिर्फ 1 महीना पीछे तक देख लो, काफ़ी होगा। कोई झमेला तो नहीं होगा? कैसा झमेला? आप बताइए। नहीं, कोई झमेला नहीं होगा। अगर हुआ तो? बोला ना, नहीं होगा। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ? आपको सिर्फ तारीख चाहिए? हाँ। उसका वजन या डिज़ाइन या पेंडेंट नंबर या? नहीं चाहिए। पेमेंट ऑन अकाउंट थी, चेक से थी या कैश से थी? नहीं मालूम, मैं देखता हूँ। मुझे पीछे बैठा छोड़कर वो शोरूम के पिछवाड़े में कहीं गायब हो गया।
भुनभुनाता, पहलू बदलता, बोर होता मैं पीछे बैठा रहा। 5 मिनट बाद वो वापस लौटा। ये है उस कैश मेमो की डुप्लीकेट। उसने मुझे एक कंप्यूटर पुल आउट दिखाया जिसकी बाबत की आप पूछताछ कर रहे हैं। ये मैंने वो कागज़ उसके हाथ से झटक लिया और व्यग्र भाव से उसका मुआयना किया। उस पर उस महीने की 10 तारीख दर्ज थी। यानी कि मेरा ये अंदेशा ठीक नहीं निकला था कि भोजराज ने कवर अप के लिए मंगलसूत्र आशा भटनागर की मौत के बाद खरीदा था। हकीकतन वो खरीद उसकी मौत की तारीख से 1 हफ्ता पहले की तारीख में दर्ज थी। यानी कि मंगलसूत्र की बाबत और मरने वाले के लिए अपने ख्यालात की बाबत भोजराज सच बोलता हो सकता था। मैं वो कागज़ उसे वापस लौटाने लगा था कि एकाएक में ठिठका। कैश मेमो तो 2 आइटमों की थी। उस पर तो मंगलसूत्र के अलावा एक और आइटम भी दर्ज थी। 40,000 रुपये की अंगूठी, 18,000 के मंगलसूत्र के साथ। कैश मेमो की कुल रकम 58,000। मिस्टर भोजराज, मैं बोला, लगता है आपके इम्पोर्टेंट कस्टमर है तो सही। वो बोला, फ्रिक्वेंट बायर है? हाँ, ज्वेलरी के शौकीन जो ठहरे, आते ही रहते हैं। कुछ नया ना खरीदे तो चेंज के लिए आते रहते हैं। यहाँ उन्हें कौन अटेंड करता है? मैं खुद। गुड। इस कैश मेमो में एक अंगूठी दर्ज है, कीमत 40,000। इसकी याद है आपको? हाँ जी। पुखराज जड़ी अंगूठी थी। मिस्टर भोजराज को फौरन पसंद आ गई थी। हमारे पास उसका पेयर था। एक अंगूठी जनाना साइज़ की थी और दूसरी मर्दाना साइज़ की। मैंने उन्हें दोनों ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने जनाना साइज़ वाली ही खरीदी थी। दूसरी मर्दाना साइज़ वाली अभी है या बिक गई? है अभी। ज़रा दिखाइए। आप खरीदना चाहते हैं? दिखाइए तो सही। उसने अंगूठी मुझे दिखाई। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता था कि पुखराज की उस अंगूठी का जनाना संस्करण मैंने स्वाति वर्मा की उंगली में देखा था। मैं मन ही मन बोला, इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कहीं पर मंगलसूत्र का दाना तो कहीं पर अंगूठी का टुनका। पसंद आई अंगूठी जनाब? वो बोला। हाँ, कितने की है? सिर्फ 45,000 की। मैं अभी कमा कर लाता हूँ 45,000। मैं उठता हुआ बोला। बस गया और आया। वो सक पकाया। फिर उसने अंगूठी मेरे हाथ से ले ली। उसने कागज़ की तरफ भी हाथ बढ़ाया तो मैं तत्काल बोला, इसे मैं रख रहा हूँ। लेकिन कंप्यूटर पुल आउट है, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है? उसने ऐतराज़ में दोबारा मुंह खोल पाने से पहले ही कागज़ को दोहरा करके मैंने अपनी जेब में रख लिया। वो खामोश हो गया। उसे धन्यवाद कहकर मैं वहाँ से रुखसत हुआ। मंगलसूत्र की बाबत भोजराज ने खुद कहा था कि वो उसने आशा भटनागर के लिए खरीदा था, लेकिन उसके अपेक्षित इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी। अब सवाल ये था कि अंगूठी उसने खरीदी ही स्वाति वर्मा के लिए थी या बाद में किसी वक्त उसका मन वो अंगूठी उसे भेंट करने का बना था। और कैसी लड़की थी स्वाति वर्मा, जो अपना मंगेतर किसी को बताती थी और अंगूठी किसी और की कबूल करती थी। बहरहाल असलियत पर कोई रोशनी भोजराज ही डाल सकता था। मैं चांसलर क्लब पहुंचा। रिसेप्शन से ही मालूम हो गया कि भोजराज क्लब में नहीं था। पता चला कि वो कोई 1 घंटा पहले वहाँ से कहीं गया था और लौटकर कब आने वाला था ये किसी को नहीं मालूम था। किसी को ये भी नहीं मालूम था कि वो लौटकर आने वाला था भी या नहीं, या शायद वहाँ सबको यही हिदायत थी कि बॉस की बाबत पूछताछ करने वाले को गोलमोल जवाब ही दिया जाए। मैंने उसके घर का पता दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो क्लब की इमारत में ही उसकी दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में रहता था, लेकिन उस घड़ी वो वहाँ भी नहीं था। हार कर मैं वापस लौट चला। मैं नेहरू प्लेस पहुँचा। तब एकाएक आसमान में बादल घुमटने लगे थे और यूं लगने लगा था जैसे कि किसी भी क्षण बारिश हो सकती हो। बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन दिल्ली में बेमौसम की बरसात आम बात थी और मौसम में बारिश ना होना भी आम बात थी। दरअसल दिल्ली का अपना तो कोई स्थापित मौसम था ही नहीं। राजस्थान में लू चलती थी तो यहाँ गर्मी हो जाती थी। शिमले में बर्फ़ पड़ती थी तो यहाँ शीतलहर दौड़ जाती थी। अपने ऑफिस को मैंने ताला लगा पाया। मैंने कलाई घड़ी पर निगाह डाली तो पाया कि 6:30 बज चुके थे, यानी कि रजनी वक्त पर ही ऑफिस बंद करके चली गई थी। मैं ही लेट पहुंचा था, यानी कि रजनी को दिवाली की मुबारकबाद रूबरू देने का मौका मेरे हाथ से निकल गया था। अपनी चाबी से प्रवेश द्वार का ताला खोलकर मैं भीतर दाखिल हुआ। मैंने अपने कक्ष में कदम रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हुआ और फिर हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। हेलो, मैं बोला। कहाँ हो भाई? मुझे स्वाति वर्मा का स्वर सुनाई दिया। वहीं हूँ, मैं सहज भाव से बोला। जहाँ फ़ोन किया है, मैं कल से तुम्हारे फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम? अरे कल शाम तक तुमने मुझे कोई जवाब देना था। आज तो अगले रोज़ की भी शाम हो गई। क्या जवाब देना था? अरे दिवाली मनानी है या नहीं? वो तो मनानी है। तो फिर कोई फ़ैसला करोगे तो कुछ होगा ना? क्या होगा? अब क्या खाका खींच कर समझाऊँ? हाँ कहते हो? हाँ। अरे कल दिवाली है और तुम अभी हुज्जती कर रहे हो। मैडम,
पहले मुझे एक बात बताइए। पूछो, आप कौन बोल रही है? उसे जैसे सांप सूंघ गया। मैं स्वाति बोल रही हूँ। कई क्षण की खामोशी के बाद वो बोली, तुम सुधीरी हो ना? नहीं। नहीं? ये यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन नेहरू प्लेस का नंबर नहीं है? नहीं है। ओ माई गॉड, ओ माई गुड गॉड, मैं इतनी देर से किसी अजनबी से बतिया रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो रॉन्ग नंबर। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। तत्काल घंटी दोबारा बजी। मैंने फ़ोन ना उठाया। घंटी खामोश हुई, लेकिन तत्काल ही फिर बजी। वहाँ बैठना बेकार था। यूँ तो मुझे सस्पेंस लगा रहता कि स्वाति ही बार बार फ़ोन कर रही थी या मैं कोई और ज़रूरी कॉल मिस कर रहा था। मैंने ऑफिस को ताला लगाया और वहाँ से विदा हो गया। अब मेरा इरादा ग्रेटर कैलाश स्थित अपने फ्लैट में जाकर थोड़ी देर आराम करने का था, क्योंकि आधी रात को मैंने फिर घर से निकलना था। 12:15 बजे मैं घर से निकलने को तैयार था। मेरे पास एक 38 कैलिबर की स्मिथ एंड वेसन मेक की लाइसेंसशुदा रिवॉल्वर थी, जो अपने रात के उस अभियान में मैंने अपने साथ ले ली। मैंने फ्लैट की बत्तियां बुझाई और वहां से कूच करने की नीयत से बाहर को बढ़ा। मैं मुख्य द्वार के करीब पहुंचा। मैंने उसके हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरा हाथ रास्ते में ही छिटक गया। हैंडल पहले से हिल रहा था। जाहिर था कि कोई प्रवेश द्वार के उस हैंडल को बाहर से पकड़कर ऊपर नीचे हिला रहा था, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि यूँ दरवाज़ा खुल सकता था। कौन था? जो कोई भी था, उसका इरादा नेक तो नहीं लगता था। आधी रात को किसी के घर पहुंचकर कॉल बेल बजाने की जगह, दरवाज़ा खटखटाने की जगह कोई दरवाजे के हैंडल को आजमा रहा था। तब आजमा रहा था जबकि फ्लैट के भीतर अंधेरा था। मैं दरवाजे से थोड़ा परे हट गया। रिवॉल्वर निकालकर मैंने अपने हाथ में ले ली और सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा। भीतर मरा तो नहीं पड़ा होगा साला? मुझे एक दबी आवाज़ सुनाई दी। ऐसे हरामियों को इतनी आसानी से मौत कहाँ आती है? कोई दूसरा जना बोला। या शायद टुन होकर मुर्दों से शर्त लगाकर सोता हो? अभी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन तू इसी बात की उम्मीद रख कि वो भीतर नहीं होगा। मुझे तो यही लगता है कि भीतर कोई नहीं है। फिर खामोशी छा गई। रात के सन्नाटे में वो दोनों आवाज़ें साफ मेरे कानों तक पहुंची थी, लेकिन कोई भी मुझे पहचानी हुई नहीं लगी थी। मैं पूर्ववत सांस रोके ठिठका खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। फिर एकाएक मुझे यूं लगा जैसे दरवाजे के बिल्ट इन लॉक में चाबी फिराई जा रही हो। वैसे आहट थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 3-4 बार हुई। कुछ सोचकर मैंने रिवॉल्वर को एक सोफा चेयर के कुशन के नीचे रख दिया और उसके करीब खड़ा हो गया। आखिरकार हैंडल घूमा और हौले से दरवाज़ा खुला। सावधान की मुद्रा में सोफा चेयर के करीब मैं यूं तैयार खड़ा था कि पलक झपकते ही रिवॉल्वर वापस मेरे हाथ में आ सकती थी। 2 साए चौखट पर प्रकट हुए। मैं अपलक उधर देखता रहा। एकाएक कमरा ट्यूबलाइट की रोशनी से नहा गया। उन्हीं दोनों में से एक ने दरवाजे के पहलू में लगे स्विच बोर्ड का एक बटन दबा दिया था। ये देखकर मुझे सख्त हैरानी हुई कि यूं चोरों की तरह मेरे फ्लैट में घुसने वाले दोनों जने बावर्दी पुलिसिये थे। एक भारी भरकम सिख था जो सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने था। दूसरा 3 फीती वाला एक मरगिल्ला सा हवलदार था। वेलकम, मैं बोला। मुझे अफसोस है कि मैं मरा नहीं पड़ा और मुर्दों से शर्तें लगाकर सोया भी नहीं पड़ा। सब इंस्पेक्टर मुझे यूं मुंह बाय देखता रहा जैसे उसे ऐतराज़ था कि मैं उसके सामने चाक चौबंद खड़ा क्यों मिला था। तब मेरी निगाहें उसकी छाती पर लगी नेम प्लेट पर पड़ी तो मैंने उस पर बलबीर सिंह लिखा पाया। तो ये था सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जो कि चोरों की तरह किन्हीं नकली चाबियों से प्रवेश द्वार का ताला खोलकर मेरे फ्लैट के भीतर घुसा था। क्या बड़ी बात थी, आखिर पुलिसियों और चोरों की सलाहियत एक ही जैसी तो होती थी। खटखटाए जाने पर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? वो दबंग स्वर में बोला। कॉल बेल की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? मैं बह रहा हूँ, मैं बोला। मजाक मत करो। तो और क्या करूँ? किसने खटखटाया दरवाज़ा? किसने बजाई कॉल बेल? मैंने खटखटाया दरवाज़ा, मैंने बजाई कॉल बेल। और जनाब ना मिलने पर तुम्हें अख्तियार हो गया दरवाजे का ताला जबरन खोलकर भीतर घुस जाने का? दरवाज़ा खुला था, उसे ताला लगा ही नहीं हुआ था। बिल्कुल झूठ, लेकिन ऐसा था भी तो क्या तुम्हें बिना इजाज़त, बिना अधिकार भीतर घुसाना चाहिए था? हमें पता था तुम भीतर थे, तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, इसलिए हमने समझा था कि तुम्हें कोई दौरा वोरा पड़ गया था और तुम्हें फ़ौरन डॉक्टरी इमदाद की ज़रूरत थी। इसलिए असल में तुम उम्मीद कर रहे थे कि मैं भीतर नहीं था, वरना तुम्हारी यूं भीतर घुस जाने की मजाल ना हुई होती। मजाल अभी तुमने देखी कहाँ है हमारी? क्या चाहते हो? तुम्हें मालूम पड़ गया मालूम होता है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए थे। वो कुटिल स्वर में बोला। गिरफ्तारी के ख्याल से तुम वायलेंट हो उठे। आत्मरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ा वो मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेशन देकर दिखाता हूँ। दिखाओ। पुलिस की डिमॉन्स्ट्रेशन देखने का मुझे बचपन से शौक है। हवलदार के हाथ में थमा डंडा खुद लेकर वो दानवाकार सब इंस्पेक्टर आंखों में कहर लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसे थोड़ा और करीब आ जाने दिया और फिर झपट कर सोफा चेयर के कुशन से नीचे से रिवॉल्वर निकाल ली।
वो सक पकाया, ठिठका। उसने संदिग्ध भाव से मेरे हाथ में थमी रिवॉल्वर की तरफ देखा। तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। फिर वो बोला तो पहले की तरह गरज बरस नहीं रहा था। एक पुलिस अधिकारी पर रिवॉल्वर तानने का नतीजा मेरे लिए जो होगा वो होते होते होगा और उसे मैं भुगत लूँगा। तुम्हारे लिए अभी होगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस चमचे हवलदार के लिए। हवलदार ने बेचैनी से पहलू बदला। क्या होगा? सब इंस्पेक्टर बोला। क्या इरादा है तुम्हारा? यह भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा क्या इरादा था? तुम इस बहाने से मेरी हड्डी पसली एक करना चाहते थे कि मैंने अपनी गिरफ्तारी में विघ्न डाला था, ठीक? उसने हामी ना भरी। वो अबलक मुझे देखता रहा। मैं तुम दोनों को चोर समझकर शूट करना चाहता हूँ। वर्दी नहीं दिखाई देती? उसने फिर रौब गांठने की कोशिश की। नहीं दिखाई देती, अंधेरे में नहीं दिखाई देती। अंधेरे में सिर्फ 2 अदद साए दिखाई देते हैं जो कि नकली चाबियों से मेरे फ्लैट का ताला खोलकर चोरों की तरह भीतर घुसे। वो नकली चाबियाँ तुम्हारी नकली वर्दी की किसी जेब से बरामद होगी या तुम्हारे हवलदार की। तुम बच नहीं सकोगे। 2 पुलिसकर्मियों के कत्ल पर पर्दा डालना कौन बचना चाहता है? कौन पर्दा डालना चाहता है? मुझे तो देखना इनाम हासिल होगा तुम्हारे महकमे से ये दिलेरी दिखाने के लिए कि मैंने पुलिस की वर्दी पहनकर घर में घुस आए डाकुओं को बड़ी बहादुरी से मार गिराया। बाद में जब पता चलेगा कि हम असली पुलिस वाले, बाद में तब मैं तो सॉरी बोल दूंगा और तुम दोनों की मौत पर अफसोस जाहिर करने लगूंगा। तुम क्या उठ के खड़े हो जाओगे? उसके मुंह से बोलना फूटा। पुलिस वाले किसी आम शहरी को डाकू समझकर उसे शूट कर सकते हैं। कोई आम शहरी पुलिस वाले को डाकू समझकर उसे शूट नहीं कर सकता। गलती किसी से भी हो सकती है मेरे कलगी वाले भाई। तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। पहले भी ऐसा बोला तुमने। ठीक है, मैं पहले मजाल ही दिखाता हूँ अपनी। मैं पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता हूँ कि मैंने अपने घर में घुस आए 2 डाकू मार गिराए हैं और फिर तुम्हें शूट करता हूँ। रिवॉल्वर उनकी तरफ ताने मैं दृढ़ कदमों से टेलीफोन की तरफ बढ़ा। ओए, तब पहली बार सब इंस्पेक्टर नर्वस लहजे में बोला, रहने दे। क्या रहने दूँ? मैं उसे घूरता हुआ बोला। बात ना बढ़ा, गलतफहमी हो जाती है यार मुझे तेरे बारे में गलत खबर मिली थी यार। मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना कड़क है, इतना दिलेर है, ऊपर से रिवॉल्वर रखता है। लाइसेंस है? फिर पहुंच गया अपनी पुलिसिया अकड़ फूंक की पनाह में। अब ख़त्म भी कर यार, डंडा नीचे कर। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि डंडा उसने तब भी मेरी तरफ ताना हुआ था। उसने पहले डंडे वाला हाथ नीचे किया, फिर डंडा वापस हवलदार को थमा दिया। मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे झुका लिया। दोनों की जान में जान आई। मैं बोला, व्हाट एल्स इज न्यू? उसने हवलदार की तरफ देखा और फिर बोला, तू नीचे जा। हवलदार के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसे मनमाफिक आदेश मिल गया हो। वो तत्काल वहाँ से कूच कर गया। बैठो, मैं बोला। सब इंस्पेक्टर एक सोफे पर ढेर हुआ। मैं उसके सामने एक सोफा चेयर पर बैठ गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और फिर बोला, विस्की पियोगे? पी तो लेता, वो बोला, लेकिन नाइट ड्यूटी पर हूँ। आजकल एसीपी रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे थाना चेक करने पहुँच जाता है। हाथ के हाथ सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड होने वाले कामों में एक ड्यूटी पर घूंट लगाना भी है। आई सी, ठीक है, विस्की कट। अब बोलो कैसे आना हुआ? मुझे वाकई तुम्हारी बाबत गलत जानकारी मिली थी। नेवर माइंड दैट, वो किस्सा अब ख़त्म हुआ। अपनी आमद की वजह बोलो। मुझे मालूम है कि तुम किस फिराक में हो। क्या बड़ी बात है? इंस्पेक्टर यादव ने बताया होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। आशा भटनागर वाले केस में कुछ नहीं रखा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि पुलिस पहले ही नहीं कर चुकी। वक्त मेरा है, मैं उसे बर्बाद करता हूँ या आबाद करता हूँ, इससे तुमने क्या लेना देना है? किसी को झूठी उम्मीद दिलाकर क्लाइंट बनाना और उससे फीस वसूलना ठगी है, बैड बिजनेस है, इसलिए काबिल एतराज़ है। मेरे क्लाइंट ने रिपोर्ट लिखाई है मेरे खिलाफ। उसका एतराज़ दर्ज करने यहाँ आए हो या फीस वापस करवाने आए हो? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसे आए हो? 10वीं बार पूछ रहा हूँ। शेफाली से आखिरी बार कब मिले थे? तो ये माजरा था। आज ही मिला था, मैं बोला। आज कब? वो हक बकाया सा बोला। दोपहर बाद। कहाँ मिले थे? कैनॉट प्लेस में, नरूला के सामने। कब तक साथ रहे? यही कोई 3 सवा 3 तक। इतना अरसा कहाँ गुजारा? गैलार्ड में। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, शेफाली से आज तुम्हारी मुलाकात हुई हो, ये हो ही नहीं सकता। मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। बोलो कब मिले थे? चांसलर क्लब की बारमेट शेफाली से। ये पहले वाला सवाल नहीं है, ये एक नया सवाल है। क्या मतलब? तुम्हारा पहला सवाल शेफाली की बाबत था, अब तुम चांसलर क्लब की किसी बारमेट शेफाली की बाबत सवाल कर रहे हो। एक ही बात है, बाल की खाल मत निकालो। और फिर क्यों मेरी इस तुम्हारी वाली शेफाली से आज मुलाकात हुई नहीं हो सकती? वजह तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। वो मर चुकी है। उसे मरे इस घड़ी 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अरे क्या हुआ? ब्लू लाइन के नीचे आ गई? स्टेप कर दिया?
खंजर भोंक दिया किसी ने उसके सीने में। ओह, खून खराबा बढ़ता ही जा रहा है दिल्ली में। कैसे बीतेगी? तुम चांसलर क्लब की बारमेड शेफाली को जानते हो? नाम से वाकिफ़ हूँ, सूरत से वाकिफ़ हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना भी कैसे जानते हो? वैसे ही जैसे कोई भी जान सकता है। चांसलर क्लब में जाने पर कोई पाबंदी तो लगी नहीं हुई। वो वहाँ बारमेड है, खूबसूरत है। ऐसी सूरत आसानी से भूली नहीं जाती। अब रहा नाम का सवाल, तो उसकी छाती पर लगी नेम प्लेट पर लिखा होता है। कहने का मतलब यह है गुरमुखो कि किसी बारमेड को जानने पहचानने के लिए उससे यारी लगाना ज़रूरी नहीं होता। कभी उसके घर गए? खामखा। जानते हो कहाँ रहती है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे कहने से क्या होता है? देखो तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए थे। इसका क्या मैं ये मतलब लगाऊं कि तुम मेरा झूठ साबित कर सकते हो? तुम साबित कर सकते हो कि उस बारमेड का कत्ल मैंने किया था। जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, वो किस्सा अब खत्म हो चुका है। हम पहले ही उस पर खाक डाल चुके हैं। यानी कि गिरफ्तारी का जिक्र महज ऐंठन दिखाने के लिए, मुझे खौफजदा करने के लिए था। अरे, कत्ल के केस में मकतूल से जिसका कोई दूर दराज का भी ताल्लुक रहा हो, उससे पूछताछ की जा सकती है। ऐसी पूछताछ से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम तो पटेल नगर थाने से हो। तो क्या? ये किसने कहा कि जहाँ शेफाली का कत्ल हुआ था वो जगह पटेल नगर थाने की हद में नहीं आती? यूं ही अंदाजन कहा। अपनी फिसली जुबान को मन ही मन कोसता, लेकिन प्रत्यक्ष लापरवाही से मैं बोला, ग्रेटर कैलाश भी पटेल नगर थाने की हद में नहीं आता, लेकिन तुम यहाँ मौजूद हो। बहस अच्छी कर लेते हो, ऐन वकीलों की तरह। देखो, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यूँ समझो कि जा ही चुका था, इसलिए बत्तियाँ बुझी हुई थी। मुझे बहुत ज़रूरी कहीं जाना है। मैं अभी भी यहाँ अपने फ्लैट में ही मौजूद हूँ। इसकी वजह तुम और सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हारा रात यहीं गुजारने का इरादा है तो साफ कहो, ताकि मैं एक अच्छे मेज़बान की तरह तुम्हारे लिए एक आरामदायक बिस्तर का इंतज़ाम कर सकूँ। मुझे कहीं साथ ले चलना चाहते हो, कत्ल के इल्ज़ाम में ले जाकर हवालात में बंद करना चाहते हो तो भी साफ बोलो, ताकि मैं वक्त रहते अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी राम राम, नमस्ते, गुड बाय, 10 विदाइयाँ, सत श्री अकाल कबूल करो। खुद अपनी राह लगो और मुझे अपनी राह लगने दो। खुद जियो और मुझे जीने दो। इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, वो उठता हुआ बोला, क्योंकि इतने बड़े हरामी से मुलाकात की तैयारी करके मैं नहीं आया था। अब जबकि मुझे मालूम हो गया है कि तुम कोई खासी चीज़ हो, तो अगली बार मैं बेहतर तैयारी के साथ आऊँगा। लेकिन आओगे ज़रूर? हाँ, ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शेफाली की बाबत तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो पुलिस से, और उसके जिक्र को टाल के रखने के तमन्नाई हो। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो तुम आज की तरह चतुर सुजान बनकर नहीं दिखा पाओगे। मैं उस मुलाकात का इंतज़ार करूँगा, और यूं मिमिया रहे होगे जैसे किसी मुजरिम को किसी कानून के रखवाले के सामने मिमियाना चाहिए, या जैसे किसी अमन पसंद शहरी को किसी गैंगस्टर, किसी सुपारी किलर के सामने मिमियाना चाहिए। मैं तुम्हारी बाबत अपने SHO से बात करूँगा, और मैं तुम्हारी बाबत तुम्हारे DCP से। तुम क्या बात करोगे? तुम्हारी अपॉइंटमेंट में तुम्हें देर ना हो रही होती तो बताता। तुम्हारी खातिर मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकता हूँ। देखो तुम देखो सब इंस्पेक्टर साहब, तुम समझते हो कि तुमने अपने हवलदार को बाहर सड़क पर भेजकर बहुत चतुराई का काम किया है, और यहाँ के उन हालात में इंकलाबी तब्दीली ला दी है जिसके तहत मैं यहाँ तुम दोनों को चोर करार देकर शूट कर सकता था। हकीकतन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें मैं फिर भी शूट कर सकता हूँ, और पूछे जाने पर यह कह सकता हूँ कि दूसरा चोर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। इस वक्त तुम्हें कुछ भी कहने की खुली छूट है सुधीर कोहली। शुक्रिया। वो वहाँ से रुखसत हो गया। पीछे मैंने नया सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा। एक बात तो निश्चित थी कि उस पुलिसिये के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए रात की उस घड़ी में मुझे फ्लैट में गैर हाजिर जानकर उसने चोरों की तरह भीतर घुसने की कोशिश की थी, ताकि वो चुपचाप मेरे फ्लैट को टटोल पाता और कोई मनमाफिक सूत्र मिल जाने की सूरत में ये बधाई ले पाता कि वो कितना पहुंचा हुआ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, कितना बड़ा 30 मार्क का था, या शायद कोई सबूत वहाँ प्लांट करना उसका मकसद था। वो पुलिस या प्राइवेट डिटेक्टिव्स के खिलाफ जो बताया जाता था। सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को मेरे फ्लैट में अपने एक मातहत के सामने बेइज्जत होना पड़ा था। किसी पुलिस वाले को अपनी बेइज्जती तभी हजम हो सकती थी जबकि या तो वो उसका कोई भरपूर मुआवजा बेइज्जत करने वाले से वसूल कर सके, या फिर कोई जायज़ या नाजायज़ बदला उतार सके। लिहाजा आइंदा दिनों में मुझे उस शख्स से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत थी। तब जो पहली सावधानी मैंने बरती वो ये थी कि रिवॉल्वर मैंने अपनी पतलून की बेल्ट में वापस खोस ली और उसे आइंदा भी अपने पास ही रखने का निर्णय ले लिया। आखिरकार जब मैं फ्लैट से बाहर निकला तब टाइम 12:30 से ऊपर का हो चुका था। बाहर सड़क सुनसान थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि तेज बारिश होकर हटी थी
और बूंदाबांदी तब भी जारी थी। मैं अपनी मारुति कार के करीब पहुंचा तो पहले उसके नीचे झांककर मैंने ये तस्दीक की कि कोई सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह नाम का उसमें कोई बम वम तो नहीं लगा गया था। ऐसा कुछ ना निकला। 1:30 बजे मैं कनॉट प्लेस पहुंचा। चांसलर क्लब तब तक बंद हो चुकी थी और उस घड़ी वो अंधेरे में डूबी थी। मैंने कार को उसके सामने पार्क किया और फिर उसके पहलू में स्थित एक अंधेरी गली में दाखिल हो गया। इमारत की उधर की दीवार में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, अलबत्ता खिड़कियाँ रोशनदान कहीं थे। दरवाज़ा उस घड़ी बंद था। उसमें जो बिल्ट इन लॉक फिट था उसे मुझे पूरा यकीन था कि आपका खादिम खोल सकता था। अपने होटल मालिक दोस्त मलकानी की मेहरबानी से मेरे पास एक मास्टर की थी जो कि तमाम नहीं तो 90% ताले यकीनन खोल सकती थी। अब ये मेरी बदकिस्मती ही होती कि वो ताला बाकी 10% तालों जैसे निकलता, लेकिन योर्स ट्रोली की फेमस लक को फिलहाल किसी कल मुहे की नज़र नहीं लगी थी, इसलिए मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं होने वाला था। सिर उठाकर मैंने अंदाजन उस खिड़की पर निगाह डाली जो कि भोजराज के ऑफिस की हो सकती थी। खिड़की से मुझे मालूम हुआ कि ऑफिस में अंधेरा था। वस्तुतः उधर की और भी कोई खिड़की या कोई रोशनदान प्रकाशमान नहीं था। आपके खादिम की वहाँ आमद की वाहिद वजह यही नहीं थी कि मैं भोजराज से मिलना चाहता था, बल्कि ये भी थी कि मेरा ख्याल था कि मयंक माथुर उसी इमारत में कहीं छुपा हुआ था। अब सवाल ये था कि उस घड़ी अंधकार के गर्त में डूबी उस अति विशाल इमारत में मयंक माथुर कहाँ हो सकता था? भोजराज के फ्लैट में या कहीं और? तफ्तीश का मुद्दा था और इसके लिए मुझे इमारत में दाखिल होना ज़रूरी था। भोजराज का मुझे कतई कोई खौफ नहीं था, उल्टे उसे मेरा खौफ हो सकता था कि मैं वहाँ छुपे मयंक माथुर को तलाश कर सकता था। नहीं भी कर सकता था तो मैं उसे चोर चोर मौसेरे भाई जैसा कोई रिश्ता गांठ सकता था। मैं पिछली सड़क पर पहुंचा और वहाँ से इमारत के पृष्ठभाग का मुआयना किया। उधर भी इमारत मुझे अंधेरी ही मिली। उधर दूसरी मंजिल के उस लेवल पर एक बालकनी थी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक भोजराज के रिहायशी फ्लैट का पिछवाड़ा था। सड़क से बालकनी में खुलने वाले फ्रेंच डोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पर से प्रतिबिंबित होती स्ट्रीट लाइट से यह जाहिर हो रहा था कि वो बंद थे। मैंने वापस गली में कदम रखा और बंद दरवाजे पर पहुंचा। गली तब भी सुनसान थी, कहीं कोई आवाजाही नहीं थी, कहीं से कोई आहट नहीं मिल रही थी। मैंने जेब से मास्टर की निकालकर हाथ में ले ली और तनिक झिझकते हुए दरवाजे का हैंडल ट्राई किया। मुझे एहसास हुआ कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। हैरानी की बात थी, रात के 1:30 बजे अंधेरे में डूबी इमारत का उस अंधेरी सुनसान गली में पड़ने वाला दरवाज़ा खुला होना यकीनन हैरानी की बात थी। क्या वो किसी की लापरवाही का नतीजा था या कोई और वजह थी? बहरहाल मुझे अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत महसूस होने लगी। अतिरिक्त सावधानी के नाम पर मेरा हाथ स्वयं भी पतलून की बेल्ट में खुशी अपनी रिवॉल्वर की मूठ पर पड़ा। ये जानकर मैं आश्वस्त हुआ कि रिवॉल्वर यथास्थान मौजूद थी। मैंने हैंडल को पूरा घुमाकर हौले से दरवाजे को भीतर को धकेला तो वो निशब्द खुलने लगा। खुले दरवाजे में गर्दन डालकर मैंने भीतर झांका। अंधेरा, सन्नाटा। मैंने दरवाजे को और खोला और फिर धड़कते दिल के साथ भीतर कदम रखा। अपने पीछे मैंने उसे बदस्तूर बंद कर दिया। मैंने जेब से एक पेंसिल टॉर्च निकाली और उसके सीमित प्रकाश को गलियारे में दाएं बाएं फिराया। गलियारा एकदम खाली था। उसके बाएं सिरे पर एक बंद दरवाज़ा था और दाएं सिरे पर ऊपर को जाती सीढ़ियाँ थीं। मुझे वो सीढ़ियाँ पहचानी हुई लगी। वस्तुतः मुझे वो गलियारा भी पहचाना हुआ लगा। मैं बंद दरवाजे की तरफ वापस घूमा। मैंने उस पर टॉर्च का प्रकाश डाला तो उस पर फायर एग्जिट लिखा पाया। तब मुझे यकीन हो गया कि वो वही गलियारा था और सामने वाली सीढ़ियाँ थीं जिनको तय करके पृथ्वी के साथ मैं पहली मंजिल पर स्थित भोजराज के ऑफिस में पहुंचा था। गुड। सावधानी से एक एक सीढ़ी पर कदम रखता मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ भी मुझे अंधेरा ही व्याप्त मिला। टॉर्च की रोशनी मैंने दाएं बाएं फिराई तो पाया कि सब कुछ सहज और स्वाभाविक था। वैसा ही था जैसे कि रात की उस घड़ी में होना चाहिए था। लेकिन नहीं, सब नहीं, सिवाय एक बात के। और वो एक बात ये थी कि ऑफिस का भोजराज की मौजूदगी में भी बंद रहने वाला दरवाज़ा खुला था। क्यों खुला था? झिझकता हुआ मैं उसके करीब पहुंचा। मैंने टॉर्च की रोशनी खुले दरवाजे के ताले के छेद पर डाली तो उसकी चाबी को छेद में मौजूद पाया। रोशनी मैंने कमरे के भीतर फिराई तो उसे खाली पाया। वातावरण में सिगार के तंबाकू की गंध व्याप्त थी जो ये सिद्ध करती थी कि थोड़ी देर पहले कोई सिगार प्रेमी शख्स वहाँ था। भोजराज सिगार पीता था। वहाँ बसी गंध भी उसी की हवाना सिगार की मालूम होती थी। तो क्या वो अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से उठ के गया था? हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। सिगार पीने वाला उसका कोई मेहमान भी हो सकता था। उससे मिलने आया कोई अजनबी भी हो सकता था। और ये भी ज़रूरी नहीं था कि ऐसा थोड़ी देर पहले ही हुआ होता। वो मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा देर का वाक़या हो सकता था, क्योंकि वो ऑफिस एकदम बंद था। उसके रोशनदान बंद थे और उसकी इकलौती खिड़की भी बंद थी जिस पर कि मोटा पर्दा खिंचा हुआ था। फिर माहौल में बसी एक नई गंध मेरे नथुनों तक पहुंची।
सिगार की गंध तीखी थी, इसलिए पहले तत्काल ऐसा नहीं हो पाया था। वो गंध शर्तिया किसी कीमती जनाना इंपोर्टेड सेंट की थी, जिसे कि मैं पहचान न पाया। क्या बड़ी बात थी। भोजराज से किसी कीमती सेंट में रची बसी हसीना का मिलने आना क्या बड़ी बात थी। हकीकत ये थी कि वहाँ सब कुछ स्वाभाविक था और ऐन वैसा था जैसा कि तब था जबकि मैं उससे मिलने के लिए वहाँ लाया गया था। खटकने वाली बात सिर्फ वो खुला दरवाज़ा था जो कि क्लब बंद हो चुके होने के बाद रात की उस घड़ी खुला नहीं होना चाहिए था। उसके खुला होने की वजह मामूली भी हो सकती थी, जैसे भोजराज की गायब ख्याली या उसके किसी मुलाजिम की लापरवाही, और गैर मामूली भी हो सकती थी, जैसे कोई गैर मामूली वजह उस घड़ी मुझे ना सूझी। फिर मुझे पिछली दीवार की पैनलिंग में एक दरवाजे का एहसास हुआ। वो दीवार ईंट सीमेंट की होने की जगह फर्नीचर की तरह लकड़ी और लैमिनेटेड बोर्ड से बनाई गई थी, और उसमें दरवाज़ा इस चतुराई से फिट किया गया था कि वो उसकी पैनलों में से एक पैनल ही लगता था। उसके दरवाज़ा होने की चुगली करने वाली एक पीतल की गोल मूठ थी, जिसे कि हैंडल की तरह इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोला और बंद किया जा सकता था। मैंने आगे बढ़कर वो दरवाज़ा खोला और उसके पार रोशनी डाली। आगे ऊपर को जाती सीढ़ियाँ थी। कहाँ जाती थी वो सीढ़ियाँ? ज़रूर भोजराज के रिहायशी फ्लैट में, यानी कि दूसरी मंजिल पर उसके फ्लैट तक पहुँचने का वो भी एक रास्ता था, जो कि जाहिर था कि सिर्फ भोजराज के प्राइवेट इस्तेमाल के लिए था। उस रास्ते से वो जब चाहता अपने आवास से उठकर अपने ऑफिस में पहुँच सकता था और ऑफिस से उठकर आवास में पहुँच सकता था। लेकिन ऑफिस का दरवाज़ा क्यों खुला था? यह अहम सवाल अभी भी अपनी जगह कायम था, जो कि मुझे विचलित कर रहा था, आशंकित कर रहा था। कैसी अजीब बात थी कि जिस जगह मैं चोरों की तरह घुसने आया था वो मेरे सामने यूँ खुली पड़ी थी जैसे भोजराज ने यूँ वहाँ मेरे स्वागत का इंतज़ाम करके छोड़ा हो। मेरे स्वागत का? नॉनसेंस। ज़रूर वहाँ कोई खास मेहमान आने वाला था या आके चला गया था, जो कि मैं हरगिज़ नहीं हो सकता था। फिर भी अगर मैं हो सकता था तो उन सीढ़ियों के दहाने पर कहीं ज़रूर मेरे स्वागत के लिए पृथ्वी और दफेदार मौजूद थे, यानी कि आगे बढ़ना सरासर सर्वनाश को दावत देना था। लेकिन यॉर्श ट्रोली आगे बढ़ा, हथियार बंद होने की ऐंठ में आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर कदम डालने से पहले मैंने टॉर्च को अपने बाएं हाथ में ट्रांसफ़र किया और रिवॉल्वर निकालकर दाएं हाथ में ले ली। फिर भी बुरी तरह से आशंकित, किसी अनहोनी के होने से त्रस्त मन के कदम रखते हुए मैंने वो सीढ़ियाँ तय की। ऊपर कोई नहीं था, न पृथ्वी नाम का राक्षस, न दफेदार नाम का जेल बर्ड, न कोई और। फ्लैट खाली पड़ा मालूम होता था। लेकिन हैरान करने वाली ये बात वहाँ भी थी कि उस गलियारे का प्रवेश द्वार यूँ पूरा खुला हुआ था कि दरवाज़ा बगल की दीवार के साथ जाके लगा हुआ था। मैंने भीतर कदम रखा तो अपने सामने 4 बंद दरवाजे पाए। पहला दरवाज़ा एक विशाल बेडरूम का निकला, जो कि किसी 5 स्टार डिलक्स होटल के VIP बेडरूम की तरह सजा हुआ था। भोजराज वहाँ नहीं था। पलंग पर बिछी चादर से साफ जाहिर हो रहा था कि पलंग पर क्षण भर के लिए कोई भी लेटा या बैठा नहीं था। दूसरा कमरा भी वैसा ही कदरन छोटा बेडरूम था, लेकिन उसके पलंग की चादर सिलवटों से भरी हुई थी। उसकी फैंसी रजाई पलंग के पायताने की तरह नीचे कालीन पीछे फर्श पर गिरी पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक खुली हुई लिपस्टिक और एक खुला हुआ पाउडर का डिब्बा था, जिसका पफ नीचे फर्श पर लुढ़का हुआ था। 4 दरवाजे वाली वार्डरोब के चारों दरवाजे खुले थे और भीतर सिर्फ खाली हैंगर लटक रहे थे। तीसरे दरवाजे के पीछे से एक विशाल बाथरूम प्रकट हुआ। अब एक आखिरी बंद दरवाज़ा बाकी था। मैंने उसे भी धक्का देकर खोला तो पाया कि वो ड्राइंग रूम था और बाकी फ्लैट की तरह ही खाली था। मैंने चैन की एक सांस ली, बिजली का एक स्विच ऑन करके वहाँ रोशनी की और फिर टॉर्च और रिवॉल्वर को अपनी 2 जेबों के हवाले किया। ड्राइंग रूम में भी उसी शान शौकत का बोलबाला था, जिसके दर्शन मैं पहले नीचे ऑफिस में और अब बगल के कमरों में करके हटा था। मेरी निगाह पैन होती हुई उस विशाल कमरे में घूमी। एक साइड टेबल पर 2 कॉकटेल गिलास पड़े थे, जिनमें से एक खाली था और दूसरा जिस तरह के पदार्थ से लगभग भरा हुआ था वो कीमती शैंपेन थी, जो कि पड़ी फ्लैट हो चुकी थी। खाली ग्लास की तलहटी में मौजूद तरल पदार्थ की एक परत उसके स्कॉच विस्की रही होने की चुगली कर रही थी। शैंपेन वाले ग्लास के मुंह पर एक जगह ऐसा लाल निशान बना हुआ था जैसा कि लिपस्टिक पुते होठों से ही बन सकता था। मैंने उस ग्लास का करीब से मुआयना किया तो उस पर से भी मुझे उसी जनाना सेंट की गंध मिली, जिससे कि मैंने नीचे ऑफिस की हवा को महकता पाया था। जाहिर था कि भोजराज की उस शाम की मेहमान कोई सुंदरी बाला थी, जो पहले नीचे उसके ऑफिस में पहुंची थी, जहां स्थिति इतनी आशाजनक बन गई थी कि भोजराज उसे अपने फ्लैट में ले आया था। इम्पोर्टेड जनाना सेंट की गंध वहाँ और भी तीखी थी। क्यों था ऐसा? जवाब तत्काल सामने आया। ड्रिंक्स की टेबल के करीब की एक सोफा चेयर की सीट पर मुझे एक गीला सा दाग दिखाई दिया। मैंने झुककर उसका मुआयना किया तो सेंट की तीखी गंध नथुनों से टकराई। ज़रूर किसी तरीके से वो कीमती सेंट उस सोफा चेयर पर बिखर गया था। साइड टेबल के करीब फर्श पर एक आइस बकेट पड़ी थी, जिसमें रखी शैंपेन की बोतल के गिर्द जमा बर्फ लगभग पिघल चुकी थी।
मैंने शैंपेन की बोतल का मुआयना किया तो पाया कि वो लगभग उतनी ही खाली थी जितनी की लिपस्टिक लगा ग्लास भरा हुआ था। साफ जाहिर हो रहा था कि पीने पर जोर से भोजराज कर रहा था। उसकी शाम की संगीनी जरूर शैंपेन का ग्लास थामकर उसे बस कंपनी देती रही थी, ये जाहिर करते हुए कि वो भी पी रही थी, उसे पीने के लिए उकसाती रही थी। ऐसा ना होता तो उसने कम से कम शैंपेन का वो ग्लास तो खाली किया होता जो खास उसके लिए बोतल खोलकर उसे सर्व किया गया था। लेकिन विस्की की बोतल कहाँ थी? जैसे वहाँ शैंपेन की बोतल मौजूद थी वैसे आधी पौनी एक चौथाई खाली कैसी भी विस्की की बोतल भी तो होनी चाहिए थी। क्या माजरा था? मैंने विस्की के ग्लास में नाक डालकर उसे सूंघा। विस्की में रची बसी मुझे एक नई गंध मिली, स्कोपोलामाइन नाम की बेहोशी की दवा की गंध। तब बात मेरी समझ में आई। कथित मेहमान ने बढ़िया हाथ की सफाई दिखाकर मेजबान द्वारा खोली गई विस्की की बोतल में वो दवा मिला दी थी। नतीजतन मेजबान बेहोशी की दवा मिली विस्की पीता रहा था। बाद में जरूर विस्की की बोतल वहां से इसलिए हटा दी गई थी ताकि ये पता न चल पाता कि विस्की में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। ग्लास को जरूर इसलिए नहीं चढ़ा गया था क्योंकि मेहमान को दिखाई दे रहा होगा कि ग्लास खाली था और उसे उम्मीद नहीं होगी कि और कोई नहीं तो आपका खादिम खाली ग्लास में से भी स्कोपोलामाइन की गंध को सूंघ सकता था। अब सवाल यह था कि भोजराज कहाँ था? जरूर वो वहां से ले जाया जा चुका था। जरूर मेहमान के साथ इमारत से बाहर कहीं इंतजार करता उसका कोई जोड़ीदार भी था। भोजराज के होश खोते ही जिसे कि मेहमान ने भीतर बुला लिया था। फिर वो दोनों मिलकर बेहोश भोजराज को वहां से उठा ले गए थे। भारी भरकम भोजराज को उठाने में दोनों के हाथ बिजी थे, इसलिए कोई दरवाजा खुला रह गया था तो कोई पूर्ववत लॉक नहीं किया जा सका था। फायर एग्जिट का दरवाजा खुला पाया जाने की भी जरूर यही वजह थी। एक बार भोजराज को सुरक्षित इमारत से बाहर ले जा चुकने के बाद उनका सिर्फ दरवाजे चेक करने आना और उन्हें बदस्तूर बंद करके जाना बेमानी था, गैर जरूरी था। अब एक नया सवाल मुंह बाएं मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वजह, यूं भोजराज की अगवा की वजह की सोच में सिर धुनते वहां खड़े रहना मुसीबत को दावत देना था। अगवा भोजराज का हुआ था, उसके चमचों का नहीं। जैसे मैं वहां तक पहुंचा था वैसे कोई और भी पहुंच सकता था, खासतौर से पृथ्वी और दफेदार में से कोई। फौरन वहां से कूच कर जाना ही समझदारी थी। बिजली का स्विच ऑफ करने की नीयत से मैं स्विच बोर्ड के करीब पहुंचा। तभी ठंडी हवा का एक झोंका मेरे जिस्म से टकराया। अपनी निगाहों से मैंने हवा की दिशा का अनुसरण किया तो मुझे लगा कि झोंका बालकनी की ओर से आया था। उधर फ्रेंच डोर्स के आगे खींचा भारी पर्दा तब भी हवा में हिल रहा था। जरूर उधर का कोई शीशे का दरवाजा खुला था। फिर खुला दरवाजा तो क्या अचेत भोजराज को सीढ़ियों के रास्ते वहां से ले जाए जाने की जगह किसी तरीके से बालकनी के रास्ते नीचे पिछली सड़क पर उतार कर वहां से ले जाया गया था? फिर एक नया ख्याल मेरे जहन में आया जिसने मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ा दी। क्या बालकनी पर कोई छुपा खड़ा था? क्या मैं अपने पीछे अपनी वहां आमद का एक चश्मदीद गवाह छोड़कर जा रहा था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा था तो मुझे मालूम होना चाहिए था वो शख्स कौन था। मैंने मन ही मन अपना अगला कदम निर्धारित किया और बिजली का स्विच ऑफ किया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मैंने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और वहां से बाहर की ओर बढ़ने की जगह घूमकर दबे पांव एक एक कदम फूंक कर रखते हुए मैं निशब्द बालकनी की ओर बढ़ा। छत से फर्श तक फैले पर्दों के करीब पहुंचकर मैं ठिठका। मैंने कान खड़े करके आहट लेने की कोशिश की, कोई आहट ना मिली। मैंने एक पर्दे को हाथ बढ़ाकर अपनी गिरफ्त में लिया। मेरे दांत भींच गए। रिवॉल्वर पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। मेरे रोए किसी संभावित खतरे की अपेक्षा में खड़े होने लगे। फिर मैंने एक झटके से पर्दे को एक तरफ हटाया और रिवॉल्वर सामने तानता हुआ आतंकित स्वर में बोला, खबरदार, गोली मार दूंगा। साथ ही मेरी निगाह बालकनी में फिरी। शीशे का एक दरवाजा वाकई आधा खुला था, लेकिन खबरदार होने के लिए, मेरी गोली खाने के लिए बालकनी में कोई नहीं था। नीचे सड़क पर से मैंने ऊपर झांका था तो मुझे बालकनी के तमाम दरवाजे बंद लगे थे। कोई दरवाजा पहले से ही खुला था और मेरी उस पर नजर नहीं पड़ी थी, या वो बाद में किसी ने खोला था। खोला था तो खुला क्यों छोड़ दिया था? बाहर बारिश हो रही थी तो ऐसे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा कौन खुला छोड़ता था जिसके फर्श पर कीमती कालीन बिछा हो और जिसके फ्रेंच डोर्स पर कीमती पर्दे पड़े हुए हों? तो मुझे कुछ न सूझा। ये तक न सूझा कि वो दरवाज़ा किसने खोला हो सकता था। हर खुले दरवाजे की वजह के खाते में मैं इत्तेफाक दर्ज नहीं कर सकता था। मैंने दरवाजे को पूरा धकेला और बाहर बालकनी में कदम रखा। बारिश तब तक बंद हो चुकी थी, लेकिन जैसे कि अपेक्षित था बालकनी का फर्श तब भी गीला था। मैं रेलिंग पर पहुंचा। जो नज़ारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने नीचे से ऊपर की तरफ किया था वो अब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ किया। सब तरफ सन्नाटा था। दिवाली की पूर्व संध्या को सारा शहर सोया पड़ा था। तो दोस्तों, ये था गड़े मुर्दे नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।